गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कार भारती पीजी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ये विद्यार्थियों, आज बीए पार्ट सेकंड का सेकंड क्लास है। आज इस क्लास में हम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, कौन सी इकोनॉमिक्स, सॉरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ अवधारणाएं हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की कौन कौन सी अवधारणाएं हैं और इन अवधारणाओं के हमारे जीवन में क्या योगदान है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि 1933 में एक व्यक्ति थे रेगनर फ्रेश, कौन नाम था? रेगनर फ्रेश। इसने इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट माइक्रो, सेकंड मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता छोटा और इसका मतलब होता बड़ा या लार्ज, बड़ा या लार्ज। हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि इकोनॉमिक्स विज्ञान है या नहीं है। इसके समर्थन में तर्क भी देखे थे और वितर्क भी देखे थे। एक बड़े फेमस अर्थशास्त्री हैं बारबरा गुंटन। बारबरा गुंटन ने एक बात कही थी कि जहां 5 अर्थशास्त्री होते हैं, वहां 6 विचारों का जन्म होता है। विचारों का जन्म होता है, ऐसा इन मैडम का कहना था। और कई अर्थों में शायद मैडम की बात सटीक भी हो और सही भी हो। फिर भी कुछ ऐसे विश्लेषण है जिनको हम देखकर इस बात की कोशिश करेंगे कि अर्थशास्त्र एक साइंस है और इनके जो कॉन्सेप्ट है वो जनरली एक साइंस के कॉन्सेप्ट बेसिस कॉन्सेप्ट है जिनकी स्टडी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट के अध्ययन के बिना हम इकोनॉमिक्स को नहीं समझ सकते। इकोनॉमिक्स को समझने के लिए इन कॉन्सेप्ट का या आपको आना जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट आपको जब तक नहीं आएंगे जब तक आप इनको सीखने का प्रयास ना करेंगे। पहला स्थिति की एनालिसिस, जिसे हम कहते हैं हिंदी में स्थिति की आर्थिक विश्लेषण। स्थिति की आर्थिक विश्लेषण, अगर इसे डिफाइन करने की बात करें तो इसे इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। स्थिति की आर्थिक विश्लेषण अर्थशास्त्र है। वह आर्थिक विश्लेषण, आर्थिक विश्लेषण जिसमें समय रहित संतुलन का अध्ययन किया जाता है। याद रखना, ये इसका बेसिक डेफिनेशन है जो आपको याद रखना ही चाहिए और आपको आना ही चाहिए कि ये है क्या क्या नहीं है, क्योंकि इसके बिना संभव ही नहीं है। अर्थशास्त्र केवल आर्थिक विश्लेषण जिसमें समय रहित संतुलन बिंदु का अध्ययन किया। जैसे हम, और ये 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं?
दो प्रकार के व्यष्टिगत स्थिति आर्थिक विश्लेषण और समष्टिगत स्थिति की आर्थिक विश्लेषण हमारे सिलेबस में व्यष्टिगत आर्थिक विश्लेषण है, समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण हम अगली क्लास में जाएंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर हम जानकारी दे देते हैं कि अर्थशास्त्र के ऐसे विश्लेषण जिसमें समय के बारे में इतना जोर नहीं दिया था, जो बिना समय के ही उनके संतुलन का अध्ययन करते हैं। इसमें जो संतुलन होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, उसमें कोई समय अवधि नहीं होती है, जिसमें समय अवधि नहीं होती है जिसका हम अध्ययन करते हैं। इन विश्लेषण में हम ऐसे अध्ययन करते हैं कि पर्टिकुलर एक स्टेट पॉइंट से हो। जैसे अगर मैं सीधी बात कहूं, ये किसी गुड्स का डिमांड कर रहा है, ये सप्लाई कर रहा है, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी है। ये जो इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम संतुलन को शो कर रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहा कि किस समय पे संतुलन है, इसकी समय अवधि क्या है क्या नहीं है। संतुलन तो दिख रहा है लेकिन इसके अंदर कई हलचलें हैं। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक बैकेट में एक नल लगा हुआ हो, एक बैकेट में दो नल लगे हो, एक से पानी आ रहा हो एक में जा रहा हो, लेकिन फिर पानी का स्तर बराबर हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पानी का स्तर, पानी में परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन तो हुआ है लेकिन संतुलन में परिवर्तन नहीं हुआ, संतुलन में परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे आपने एक बाल्टी में एक गिलास पानी भरा और एक गिलास निकाल लिया, तो बाल्टी के लेवल में, पानी के लेवल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर मैं सीधा सीधा कहूं कि आपने आपके अकाउंट में किसी ने 1000 रुपए जमा करवाए, अगले ही पल आपने 1000 रुपए निकाल लिए, तो आपके अकाउंट में परिवर्तन तो आया है, लेकिन जो संतुलन है वो मेंटेन है, वो बनाए रखा है, बिल्कुल स्थिर है। तो ये ऐसे विश्लेषण होते हैं जिसमें संतुलन स्थिर रहता है जबकि परिवर्तन नहीं होता। जैसे एक नदी में पानी आता है जाता है, लेकिन पानी का जल स्तर हमेशा समान रहता है, हमेशा कैसा रहता है, समान रहता है। इनके संबंध में प्रोफेसर हिग्स ने भी बताया कि ये ऐसे आर्थिक विश्लेषण हैं जिसमें साल भर परिवर्तन होते हैं, लेकिन बाहरी तौर पर देखने पे हमें अर्थव्यवस्था संतुलन में दिखाई देती है। जैसे मान लो किसी कंपनी ने 4 नई मशीन लगाई, तो दुनिया को लग रहा होगा कि 4 बड़ी मशीनों का नया इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर 4 मशीनें रुकनी या पुरानी या खराब हो जाए तो क्या उसके संतुलन में उत्पादन में परिवर्तन आएगा? नहीं, वो वैसा ही बना रहेगा। वो इसलिए बना रहेगा क्योंकि उनके जो अध्ययन है वो स्थिति की है और उसमें संतुलन बिल्कुल स्थिर अवस्था में बनाया हुआ है, स्थिर अवस्था में बनाया हुआ है। तो ये ऐसे विश्लेषणों में हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि ये संतुलन यहाँ पर है तो ये कब से है, इसमें समय अवधि नहीं होती है, और इस बात का अध्ययन करते हैं कि संतुलन कितने समय तक बना रहेगा या रहेगा भी या नहीं रहेगा। ये स्थिति की या व्यष्टि आर्थिक व्यष्टि स्थिति आर्थिक विश्लेषण है।
ऐसे विश्लेषण हमेशा आंशिक आर्थिक विश्लेषण होते हैं। कैसे विश्लेषण होते हैं? आंशिक, सॉरी कैसे होता है? आंशिक, आंशिक आर्थिक विश्लेषण। आर्थिक विश्लेषण बच्चों इसके बारे में थोड़ा डिटेल से आगे बात करेंगे, बस थोड़ी देर के लिए इसे पोस्टपोन करना रहेंगे क्योंकि अब एक साथ पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरा फाइनली आपसे ये कहना है स्थिति की आर्थिक विश्लेषण के संबंध में कि ये अर्थशास्त्र के वह आर्थिक विश्लेषण जिसमें समय रहित एक संतुलन बिंदु का अध्ययन किया जाता हो उसे स्थिति की आर्थिक विश्लेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्थिति की आर्थिक विश्लेषण कहते हैं। ये दो प्रकार के व्यष्टिगत स्थिति की आर्थिक विश्लेषण जिसका हमने अध्ययन किया, समष्टि अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद कर लेते हैं। जैसे मान लो व्यष्टि में हम डिमांड और सप्लाई को नहीं लेते, इसमें हम एग्रीगेट डिमांड कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं समग्र मांग का। समग्र मांग का प्रयोग करते हैं। समष्टि स्थिति की आर्थिक विश्लेषण। विश्लेषण जैसे मान लो ये किसी गुड्स का, ये सॉरी गुड्स का नहीं, ये एक अर्थव्यवस्था का एग्रीगेट डिमांड सॉरी एग्रीगेट सप्लाई है, जैसे y = AS और ये एग्रीगेट डिमांड AD। ये यहाँ पर एक अर्थव्यवस्था में सामान्य संतुलन का अध्ययन करते हैं। ये संतुलन आंशिक नहीं है, सामान्य संतुलन है। याद रखना ये आंशिक संतुलन है, सामान्य संतुलन है। सामान्य संतुलन का अध्ययन करते हैं और ये विश्लेषण भी समय रहित विश्लेषण, समय रहित आर्थिक विश्लेषण है। इसमें भी हम समय के बारे में बात नहीं करते। ये स्थिति की विश्लेषण, ये स्थिति की सॉरी ये व्यष्टि स्थिति की आर्थिक विश्लेषण, ये समष्टि स्थिति की आर्थिक विश्लेषण। ये ऐसे विश्लेषण हैं जिनका हमें अध्ययन करना चाहिए। दूसरा है प्रावेदिक आर्थिक विश्लेषण। प्रावेदिकी आर्थिक विश्लेषण विश्लेषण इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में अधिकतर हिग्स का योगदान है। हिग्स ने कहा कि प्रावेदिकी आर्थिक विश्लेषण का संबंध एक निश्चित समय अवधि से है। इससे निश्चित समय अवधि से ये कॉन्सेप्ट प्रोफेसर हिग्स ने दिया था। प्रोफेसर हिग्स का, प्रोफेसर सैमुअलसन का, प्रोफेसर एल्सवर्थ का ये मानना था कि अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव लगातार रहते हैं और इनका संबंध एक निश्चित समय अवधि से होता है। इससे होता है निश्चित समय अवधि से होता है। लेकिन विशेष तौर से समय के बारे में प्रोफेसर हिग्स ने बताया कि अर्थशास्त्र के वह आर्थिक विश्लेषण जिनका अध्ययन एक निश्चित समय अवधि के लिए करें उसे प्रावेदिकी आर्थिक विश्लेषण कहते हैं। अर्थशास्त्र के वह आर्थिक विश्लेषण जिनका संबंध
एक निश्चित समय अवधि से, निश्चित समय अवधि से हो, ऐसे विश्लेषण को प्राविगिकी आर्थिक विश्लेषण कहते हैं। प्राविगिकी आर्थिक विश्लेषण में समय का एक बड़ा योगदान होता है, समय का बड़ा योगदान होता है। जैसे मान लो, और ये विश्लेषण भी दो प्रकार के हैं, व्यष्टिगत स्थिति की व्यष्टि प्राविगिकी, आर्थिक विश्लेषण, और दूसरा समष्टि प्राविगिकी आर्थिक विश्लेषण। आर्थिक विश्लेषण हमारे सिलेबस में ये है, ये हम बीए पार्ट सेकंड में है, जब हम अध्ययन करने आएंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मान लो ये डिमांड है, ये सप्लाई है, यहाँ पर OX प्राइस क्वांटिटी ये है। अचानक डिमांड में चेंज हो जाए, सप्लाई में चेंज हो जाए, तो पहले इक्विलिब्रियम यहाँ था, अब वो यहाँ हो गया, और क्वांटिटी पार्ट से क्यू हो गया, यहाँ क्वांटिटी में चेंज हो गया, ये क्वांटिटी में चेंज हो गया, तो ये क्वांटिटी में चेंज आ रहा, ये यहाँ से यहाँ आने की प्रक्रिया जो समय एक समय अवधि में है, यहाँ से यहाँ तक आने की जो प्रक्रिया है, अगर उसका अध्ययन किया जाए तो प्राविगिकी स्थिति की आर्थिक प्राविगिकी व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण है। अर्थशास्त्र में वह आर्थिक विश्लेषण जिनका संबंध एक निश्चित समय अवधि से है, जिसमें एक समय अवधि में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ किस प्रकार परिवर्तन हुआ और इसके क्या कारण है। अगर इस बात का अध्ययन किया जाए तो व्यष्टि प्राविगिकी आर्थिक विश्लेषण होगा कि यहाँ से यहाँ आने का क्या कारण है, इस बात का अध्ययन करें तो ये। इसी प्रकार के जो ये कॉन्सेप्ट है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए व्यष्टि प्राविगिकी, कौन सा व्यष्टि प्राविगिकी की। इसी प्रकार से ये हमारा एग्रीगेट डिमांड, तो एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पे इक्विलिब्रियम, सॉरी यहाँ वाई, यहाँ पे ई, यहाँ से यहाँ चला जाए, और ये यहाँ से जाने का कारण कि किसी समय में कोई कारण देखा जाए, तो ये हमारा समष्टि प्राविगिकी आर्थिक विश्लेषण। कैसा प्राविगिकी आर्थिक विश्लेषण है जिसका अध्ययन वो करना चाहिए। इस प्रकार से ये है, इनका हमने अध्ययन करना चाहिए। ये व्यष्टिगत प्राविगिकी आर्थिक विश्लेषण है, ये समष्टिगत प्राविगिकी आर्थिक विश्लेषण है। इसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि एक निश्चित समय अवधि में किस प्रकार अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आते हैं, किस प्रकार से नहीं, किस प्रकार उतार चढ़ाव आते हैं, किस प्रकार से नहीं। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। प्रोफेसर हिग्स ने अपनी पुस्तक
वैल्यू ऑफ कैपिटल में कहा था कि आर्थिक स्थिति की आर्थिक सिद्धांतों के उन भागों को कहूंगा। प्रोफेसर हिग्स ने अपनी पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल, पूंजी और कीमत सिद्धांत, हिग्स की पुस्तक है कीमत, पूंजी और कीमत सिद्धांत, पूंजी व कीमत, वैल्यू एंड कैपिटल, पूंजी और कीमत। ये हिग्स की बुक है। किसकी है? हिग्स की। हिग्स ने कहा था कि मैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में या स्थिति के विश्लेषण में मैं आर्थिक विश्लेषण के उन भागों को कहूंगा जिनका संबंध किसी समय से नहीं होता है, अर्थात समय रहित हो। और प्रायोगिक आर्थिक विश्लेषण मैं उनको बोलूंगा जिनका संबंध एक निश्चित समय अवधि से होता हो। ये ऐसा प्रोफेसर हिग्स ने कहा है। प्रोफेसर हिग्स ने ही इनको समय की अवधारणा दी है इस कॉन्सेप्ट में। ये याद रखना, पूंजी और कैपिटल प्रोफेसर हिग्स की बुक है वैल्यू एंड कैपिटल, वैल्यू एंड कैपिटल। एक बड़े अर्थशास्त्री हैं ऑर्कमैन। ऑर्कमैन का यह मानना था कि प्रायोगिक आर्थिक विश्लेषण स्थिति की आर्थिक विश्लेषण से कहीं गुना अच्छे हैं और ये उपयोगी हैं। हमारा लास्ट और फाइनल कॉन्सेप्ट है इसका तुलनात्मक आर्थिक विश्लेषण। तुलनात्मक आर्थिक विश्लेषण ये इनका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कंटिन्यू चल रहा है। आगे तुलनात्मक आर्थिक विश्लेषण, आर्थिक विश्लेषण। हाँ जी, तुलनात्मक आर्थिक विश्लेषण वह आर्थिक विश्लेषण है जिसमें हम दो संतुलन बिंदुओं के मध्य तुलना करते हैं। अर्थात तुलनात्मक आर्थिक विश्लेषण में हम दो संतुलन बिंदुओं का अध्ययन करते हैं कि दो संतुलन बिंदु में से अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है और लंबे समय तक स्थिर कौन सा है, अस्थिर कौन सा है। इस बात का अगर अध्ययन करें तो हमारा तुलनात्मक अध्ययन होगा। तुलनात्मक आर्थिक विश्लेषण भी दो प्रकार के हैं। ये पहला तुलनात्मक व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण, आर्थिक विश्लेषण। और दूसरा तुलनात्मक समष्टि, आर्थिक विश्लेषण। ये इस प्रकार के ऐसे विश्लेषण है जो जिसका हम अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों में करेंगे। हमारे सिलेबस में ये नहीं है और ये हमारे सिलेबस में है, तो इस बार हम इसको अध्ययन करते हैं। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, तुलनात्मक आर्थिक यानी इसमें हम दो संतुलनों के मध्य, संतुलन के मध्य तुलना की जाती है, तुलना की जाती है।
तुलना की जाती है कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। संतुलन मध्य क्या करते हैं, तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। इसको समझने की कोशिश करते हैं अपने सिलेबस में। ये नहीं, ये मान लो ओ एक्स वाई, ये सप्लाई, ये डिमांड, ये इक्विलिब्रियम, ये प्राइस, ये क्वांटिटी। यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, ये चेंज हो गया, अपर साइड शिफ्ट हो गया, ये शिफ्ट हो गया, ये यहाँ से यहाँ हो गया, E1 हो गया। ये E और E1 में अगर तुलना की जाए, E और E1 में तुलना की जाए और ये देखा जाए कि इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, तो ऐसे हमारे आर्थिक विश्लेषण तुलनात्मक व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण कहलाएंगे। यानी कि ये बेटर है या ये बेटर है, कौन सा संतुलन लंबे समय तक बना रह सकता है, कौन सा संतुलन अस्थिर है। अगर इस बात का अध्ययन किया जाए तो हमारे विश्लेषण तुलनात्मक आर्थिक विश्लेषण है। एक बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं रॉबर्ट डॉफमन। रॉबर्ट डॉफमन ने कहा है कि स्थिति की आर्थिक विश्लेषण से अच्छा है कि हम तुलनात्मक आर्थिक विश्लेषण का अध्ययन करें। क्यों? क्योंकि इसमें संतुलन के साथ साथ दो संतुलन बिंदुओं के मध्य तुलना भी कर सकते हैं और उनके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार से ये व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण है। और मैं आगे समष्टि के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ मोटे तौर पर। ये y है, ये यहाँ से दूसरा इसमें चेंज आ गया, ये AD है, ये AD1 हो गया और ये यहाँ से यहाँ आ गया। ये अच्छा है, E अच्छा है या E1 अच्छा है। अगर इस बात का अध्ययन किया जाए तो तुलनात्मक समष्टि आर्थिक विश्लेषण होगा, वो तुलनात्मक समष्टि आर्थिक विश्लेषण होगा। जबकि ऊपर वाला व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण है। इस प्रकार से हम दोनों में तुलना कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा समष्टिगत तुलनात्मक आर्थिक विश्लेषण है और कौन सा व्यष्टिगत आर्थिक विश्लेषण है। इस प्रकार से हमारे ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के कुछ कॉन्सेप्ट थे वो आज कंप्लीट होते हैं। छोटी सी चीज है उस पर बात कर लेते हैं, बचत विरोधाभास। बचत विरोधाभास आपने नाम सुना है कि बचत विरोधाभास क्या है? कभी सुना है या कभी ऐसा सुना है कि जो कुछ नियम है वो एक आदमी पे लागू होते हैं और सब पे आते फेल हो जाते हैं? सुना है? कोई बात नहीं, सुन लेना, काम की चीज है। बचत विरोधाभास ये हमेशा 5 क्वेश्चंस में से 4 मार्क्स में आते हैं। जब 5 क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे उनमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। बचत विरोधाभास किसे कहते हैं? आपने शायद कभी बचत की है या करने की कोशिश की है तो अच्छी बात है, नहीं की तो और भी अच्छी बात है। अब आपको लग रहा होगा सर ऐसा क्यों कहा? देखो, मैं एक सिंपल शब्दों में कहना चाह रहा हूं कि एक व्यक्ति के लिए या समाज के कुछ व्यक्तियों के लिए बचत करना एक अच्छी आदत हो सकती है, एक अच्छी आदत हो सकती है। क्या ये अच्छी आदत सबके लिए हो सकती है? क्या सभी लोग बैंकों में पैसा जमा कराना शुरू कर दिया और एक ही पैसा खर्च नहीं करेंगे तो क्या अर्थव्यवस्था सही चलेगी? नहीं। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था चौक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चौक हो जाएगी, अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, अर्थव्यवस्था बंद होने के कगार में जाएगी। ऐसी स्थिति का समाधान क्या है? अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो बचत विरोधाभास ये कहते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के वह नियम
व सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र के नियम व सिद्धांत जिनका व्यक्तिगत, कौन से व्यक्तिगत अध्ययन तो सही होता है, लेकिन समष्टिगत अध्ययन विपरीत होता है। बैंक से पैसा निकालते कुछ व्यक्ति या एक व्यक्ति के द्वारा बैंक से पैसा निकालना उसके लिए अच्छा होता है। अगर इसी प्रकार से सभी लोग पैसा निकालना शुरू कर दें तो भारत की बैंकिंग सिस्टम व्यवस्था चौक हो जाएगी, वो रुक जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, है ना। कि एक व्यक्ति के लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर संपूर्ण व्यक्ति अगर ऐसा करना शुरू कर देंगे तो ऐसी स्थिति रहेगी। ऐसे ही बचत है, सरकार के द्वारा बचत करना अच्छी बात है, लेकिन सबके द्वारा बचत करना एक खतरे का निशान है। अर्थव्यवस्था बर्बादी की ओर हो जाएगी, रुक जाएगी। तो बचत विरोधाभास में ऐसा ही होता है कि बचत विरोधाभास के अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य तो सही साबित होते हैं, लेकिन सभी व्यक्तियों के लिए किए गए कार्य वो उल्टे हो जाते हैं। जैसे कुछ व्यक्तियों को फ्री में गेहूं देना अच्छी बात है, लेकिन अगर संपूर्ण अर्थव्यवस्था सभी लोगों को फ्री में गेहूं देने लग जाए तो सभी लोग काम चोर हो जाएंगे, सब लोग काम नहीं करेंगे। सरकार के द्वारा पेंशन दी जाती है विद्यार्थियों को जो बेरोजगार हैं। अगर ये पेंशन बेरोजगारों को मिलती है या भत्ता बेरोजगारों को मिलता है तो अच्छी बात है। अगर यही भत्ता सभी लोगों को एक साथ या एक समय में मिलना शुरू हो जाए तो इसका परिणाम ये होगा कि व्यक्ति काम चोर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? काम चोर हो जाएंगे, तो काम नहीं करेंगे और अर्थव्यवस्था विपरीत परिस्थितियों में घूमना शुरू हो जाएगी। तो यही है बचत विरोधाभास की। बचत विरोधाभास का कहने का मतलब ये कि बचत सामान्य तौर पे एक व्यक्ति के लिए अच्छी है, लेकिन अगर संपूर्ण स्तर की बात करें तो वो इसके उलट हो जाती है। क्या हो जाती है? उलट हो जाती है। इसी को बचत विरोधाभास, इसी को समष्टि विरोधाभास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समष्टि विरोधाभास कहते हैं। इसके अंतर्गत सभी वो सिद्धांत कानून आते हैं जो व्यष्टिगत तो सही होते हैं और समष्टिगत सही नहीं होते। और ये अर्थव्यवस्था के मूल कॉन्सेप्ट में इसीलिए याद रखना इसकी डेफिनेशन। इसके कुछ उदाहरण हैं। आपने शायद कभी सुना होगा कि जब उत्पादन कम होता है तो वस्तु की कीमतें काफी बढ़ जाती है। वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है, लेकिन कई बार अधिक उत्पादन होने पर वस्तु की कीमतों में कमी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो उल्टा होता है। जबकि मांग का नियम ये कहता है कि अधिक उत्पादन होने पर कीमतें गिरनी चाहिए। तो इसका ही एक उदाहरण है। ये है, तो ये समष्टिगत उदाहरण है जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और आपको मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आप सभी इस वीडियो लेक्चर को देखें और समझने का प्रयास करें कि अर्थशास्त्र के मूल कॉन्सेप्ट कौन से हैं और उनसे जुड़ी अवधारणाएं क्या है, समष्टि विरोधाभास क्या है और किस प्रकार से इनका हम अध्ययन करते हैं। आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बच्चों में मन लगा के पढ़ना और तो ही आपको समझ में आएगा। बाकी जो समस्याएं हैं, ठीक है।
तो आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और इसे पढ़ें। धन्यवाद।